guys, welcome back to my channel Dr. Kana Jatoi. I hope you all are well and doing great. So guys, आज का जो लेक्चर है बेसिकली गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है, जेनेटिकल कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फंक्शन एंड सेल रिप्रोडक्शन. सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आपको स्टार्टिंग के सारे चैप्टर गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी के अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि फिर इससे गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी का वॉल्यूम 1 में जितने भी चैप्टर्स हैं और वॉल्यूम 2 में जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप इजीली कर सकते हैं. बेसिक क्लियर होगी तो आगे चल के आप लोगों के लिए इजी रहेगा. सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. बेसिकली ये जेनेटिकल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर है. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चैप्टर है. सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. जो जो चीज़ें एग्जाम्स में भी आती है मैं वो भी साथ साथ डिस्कस करती जाऊँगी आप लोगों के साथ. सो स्टार्ट करते हैं. Virtually everyone knows that the genes introduction से start करते हैं. Virtually everyone knows that the genes located in the nuclei of all cells of the body control heredity from parents to children, but most people do not realize that these same genes also control day-to-day functions of all the body cells. अच्छा, अगर हम इस चीज़ की डिस्क्रिप्शन करें, इस स्लाइड की डिस्क्राइब करें तो इस तरीके से कर सकते हैं. देखो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है. आप लोगों का जो भी आप लोगों की अभी तक इन्फॉर्मेशन है या जो भी आपको इंटरमीडिएट लेवल तक आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड आपके पास यही कॉन्सेप्ट बना होता है कि डीएनए और जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है सिर्फ हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र करवाता है. मीन्स अगर किसी आप जो जनरल एग्जांपल्स आपको दी जाती हैं कि भाई इस बच्चे का जो कलर है आइज़ का वो ब्लैक कलर है, ठीक है, आई बॉल का उसका ब्लैक कलर है, तो इट्स मीन्स के इसके पेरेंट्स से ये इसे डिलीवर हुआ है कि इसके पेरेंट्स में जो है इसकी मदर का आई कलर इस तरीके के था, तो इस वजह से इस बच्चे में ट्रांसफ़र हुआ है. तो आप लोगों के लिए सिंपल जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपके माइंड में सिर्फ यही होता है कि सिर्फ ये जनरली करेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसपोर्ट करवाता है, उनको ट्रांसफ़र करवाता है. ठीक है, एक जनरेशन के ये करेक्टरिस्टिक्स से स्पीशीज़ में ये करेक्टरिस्टिक्स है, तो अब नेक्स्ट जनरेशन में ये दूसरी उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को जो है जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम ट्रांसफ़र करवा रहा है. लेकिन ऐसा नहीं होता. ये तो इसका मेन कॉमन फंक्शन है. मीन्स कि आप देखो, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हो तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो अपने सामने रखते हो. ठीक है, जो कॉमनली हो, जो हर जगह पे हो रहा हो, आप लोग वो रखते हो. ठीक है, उस चीज़ को आप लोग ज़्यादा फोकस करते हो. सो यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम का सिर्फ यही काम नहीं है कि वो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करवाता है, उनको ट्रांसफ़र करवाता है, बल्कि इसके अलावा भी डेली लाइफ में भी एज अ डे टू डे हमारे जो फंक्शंस हो रहे होते हैं उनमें भी ये बहुत सारे ऐसे फंक्शंस करता है जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं. मीन्स कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तो होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी डेली बेसिस पे हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं जिन्हें ये कंट्रोल करता है. लाइक हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है. देखो प्रोटीन के सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है. वो सारी चीज़ें भी ये जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम के थ्रू ही होते हैं. सबसे कॉमन एग्जाम्पल दिया. क्यों? क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम प्ले करते हैं. ठीक है, हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं. बहुत सारे हमारे सेल के स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर प्रोटीन जो हैं वो हमारे उसके मेन कंस्टिट्यूट होता है. सो इसलिए इस तरीके से डेली बेसिस के ऊपर भी हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि जीन्स कंट्रोल करती हैं. उनको आगे चल के डिस्कस करते हैं. The genes control cell functions by determining which substances are synthesized within the cell, which structure, which enzymes, which chemicals. जीन्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में बेसिकली किस तरीके से सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं. मीन्स कि ये सेल को बताती हैं कि अब सेल में किस सब्सटेंस की सिंथेसिस होनी है. ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर बनना है, कौन से एंजाइम्स बनने हैं और कौन से केमिकल्स बनने हैं. सो ये सारा काम जीन्स का होता है. Figure 3.1 shows the general scheme of genetic control. Each gene which is a nucleic acid called the oxyribonucleic acid, DNA automatically control the formation of another nucleic acid, ribonucleic acid. अच्छा, इस डायग्राम में आपको क्या दिखाया गया, इसमें एक जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम दिखाया गया जिसमें आपको दिखाया गया है कि कैसे डीएनए जो हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, वो एक न्यूक्लिक एसिड है, उसमें से दूसरा न्यूक्लिक एसिड मीन्स के राइबोन्यूक्लिक एसिड किस तरीके से फॉर्म हो रहा है. ठीक है, यह आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर एक डायग्राम दिखाई गई है. मैं आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में इसको पूरा एलिब्रेट करती हूँ डायग्राम को बड़ा करके. देखो ये हमारे पास डायग्राम है. ये जीन डीएनए की फॉर्म में, हमारा जो भी जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है, जो भी जीन के कंस्टिट्यूट होते हैं वो डीएनए की फॉर्म में हमारी बॉडी में पाया जाता है. ठीक है, डीएनए कौन सा प्रोसेस करता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करता है और आरएनए की फॉर्मेशन करवाता है. फिर उसी आरएनए की फॉर्मेशन में ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है और फर्दर प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है. और वो प्रोटीन फंक्शंस सेल्स की एंजाइम्स को भी फॉर्म करता है, सेल के स्ट्रक्चर्स को भी बनाता है और सेल को इस तरीके से सेल में फंक्शन क्रिएट करता है. देखो ये हमारे पास किस तरीके से ये वाली जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये डायग्राम आपने
इंटरमीडिएट लेवल तक ये डायग्राम आपने पूरी की हुई है, ठीक है। आप लोग करते हो कि ये आपको इंटरमीडिएट में आप जब प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहे होते हो तो आपको बताया जाता है कि डीएनए से में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, फिर उससे आरएनए की फॉर्मेशन होती है, वही आरएनए उसमें ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है और प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यही प्रोटीन, देखो ये जीन्स ने सारा प्रोटीन की फॉर्मेशन को जीन ने कंट्रोल किया। अब यही प्रोटीन कितने फंक्शन कर रहा है, सेल को स्ट्रक्चर भी बना रहा है, सेल के एंजाइम्स भी बना रहा है और इस तरीके से सेल के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो ये एक जनरल डायग्राम है जो आप लोग इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। अब अगर हम इसको एलोबरेट करते हैं, इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा और ज़्यादा हम लोग कंसिडर करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बताया जा रहा है आपको। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और आरएनए बन रहा है, फिर आरएनए की स्प्लाइसिंग हो रही है, उसके बाद आरएनए ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। आरएनए साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट हुआ और उसने क्या किया, ट्रांसलेशन हुई मैसेंजर आरएनए की, वहाँ से हमारे पास प्रोटीन फॉर्मेशन हो गई। क्या होगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, प्रोटीन की। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप भी है और साइटोप्लाज्म के बाहर हमें क्या मिलता है, जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। सो ये सिंपल सिर्फ एक आपको डीएनए का मॉलिक्यूल किस तरीके से आरएनए के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करवा रहा है, डीएनए से किस तरीके से आरएनए फॉर्म हो रहा है और फिर उसमें से प्रोटीन की सिंथेसिस किस तरीके से हो रही है, ये आपको बताएगा। इस डायग्राम का मकसद सिर्फ आप लोगों को यही समझाना है कि जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम हमारे सेल के फंक्शंस को किस तरीके से कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द आरएनए देन स्प्रेड थ्रू आउट द सेल टू कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन। अब ये बता रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बना, अब आरएनए क्या होगा, सेल से स्प्रेड हो गया और उसने स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाई। द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जेनेटिक कोड इन द न्यूक्लियस टू ट्रांसलेशन ऑफ द आरएनए कोड एंड फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन द सेल साइटोप्लाज्म इज ऑफन रेफर टू एज जीन्स एक्सप्रेशंस। अच्छा, यहाँ पे ना ये ऑफ है, ठीक है, ये ऑफ है, यहाँ पे ऑफ आएगा। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, वो सिंपल आपको ये बता रहा है कि जो आरएनए, सबसे पहले हमारे पास डीएनए था, डीएनए से हमारे पास आरएनए बना, ये सारा काम न्यूक्लियस में हुआ, ठीक है। फिर वो आरएनए जो है हमारे पास न्यूक्लियस से स्प्लिट होकर कहाँ पे चला गया, सेल साइटोप्लाज्म में चला गया, फिर वहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस हुआ और प्रोटीन की फॉर्मेशन हो गई। अब ये सारा जो हमारे पास ये सारा जो काम हुआ ना, मीन्स कि जो प्रोसेस हुआ, इसे हम लोग सिंपल अगर एक वर्ड में कहें तो इसे हम लोग जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। Because there are approximately 30,000 different genes in each cell, it is theoretically possible to form a large number of different cellular proteins. अच्छा, हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 30,000 जो है वो डिफरेंट काइंड की जीन्स पाई जाती हैं, जिसलिए मीन्स की और फिर उनसे जो है वो डिफरेंट सेलुलर प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। जिसमें बहुत सारे डिफरेंट जो प्रोटीन्स होते हैं ना, मीन्स कि आप देखो कि एक सेल के अंदर कितनी ज़्यादा जीन्स पाई जा रही हैं और फिर वो कितना जो है वो स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे, कितने प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएंगे और फंक्शंस को कंट्रोल करेंगी। सम ऑफ द सेलुलर प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चर प्रोटीन विच इन एसोसिएटेड विद वेरियस लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स। देखो अब हमारे पास ना सेलुलर प्रोटीन्स जो होती हैं, लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हो गई, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वेरियस काइंड के लिपिड्स के साथ, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलके हमारे पास वेरियस इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स बनाती हैं। बहुत सारे सेल के ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनकी फॉर्मेशन करवाती हैं, मीन्स के स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास हम लोगों ने जिस तरीके से पढ़ा था कि ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होगा। तो ये सारे प्रोटीन्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे मीन्स के कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलकर, लिपिड्स के साथ मिलकर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। However, the majority of the proteins are enzymes that catalyze a different chemical reaction in the cell. लेकिन मेजॉरिटी जो है हमें प्रोटीन्स की मिलती है, मीन्स कि प्रोटीन्स की मेजॉरिटी जो है हमें किसकी फॉर्म में मिलती है, एंजाइम्स की फॉर्म में मिलती है। देखो एंजाइम्स की जब आप भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है कि एंजाइम जो है प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। जब एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं तो इस मीन्स उनका पूरा स्ट्रक्चर प्रोटीन का बना हुआ है। सो प्रोटीन इस तरीके से हमारी बॉडी में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं लार्ज अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ द एंजाइम्स। देखो एंजाइम्स हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है। हमारे पास बहुत सारे पूरे केमिकल मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें एंजाइम्स हो रहे होते हैं, उनमें एंजाइम्स की वजह से ये सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस एंजाइम प्रमोट ऑल द ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस दैट सप्लाई एनर्जी टू द सेल्स एंड दे प्रमोट सिंथेसिस ऑफ ऑल द सेल्स केमिकल्स सच एज लिपिड्स, ग्लाइकोजन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो एंजाइम जो होते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस को जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं और उसकी फॉर्म में हमें फिर एनर्जी मिलती है। जैसे हमारे पास सेल केमिकल्स है, जैसे क्या होता है लिपिड्स, ग्लाइकोजन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
इनकी फॉर्म में हमें क्या मिल रहा होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, लिपिड्स की फॉर्म में हमें एनर्जी मिल रही होती है। कैसे? देखो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, ठीक है, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो प्रोसेस हो रहे हैं या फिर ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, ग्लूकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस हो रहे हैं। सो ये सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं उन सबको कौन कंटेट कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है हमारे पास जो है एंजाइम्स कंट्रोल कर रहा है। सो एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट, फिर उसी ग्लूकोज की फॉर्म में फिर हमें एनर्जी मिलती है। इस तरीके से लिपिड्स की फॉर्मेशन में भी बहुत सारे एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं इस प्रोसेस को। इसके अलावा कीटोन बॉडीज होती हैं, उनकी लिपिड से हमें कीटोन बॉडीज के थ्रू हमें जो एनर्जी मिलती है वो सब काम कौन कर रहा होता है, हमारे पास ये एंजाइम्स कर रहे होते हैं ना, इन्हीं की फॉर्म में हमें फिर एटीपी मिलती है। इस तरीके से जैसे हमारे पास अगर हमारे पास क्रेब्स साइकिल हो गई, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल्स हो गई, तो उन सब में जो एटीपी यूज़ हो रही होती है, यूटिलाइज हो रही होती है या फॉर्म हो रही होती है, वो सारे प्रोसेस एंजाइम कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो एंजाइम इसलिए हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये सब रोल किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की नेचर, प्रोटीन्स की वजह से। और प्रोटीन कौन बना रहा है, जीन्स बना रही है। सो इस तरीके से रिलेशन होता है कि हमें बताया जाता है कि कितनी इंपॉर्टेंट जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी में। सो यहाँ तक हमें बताया गया कि जीन किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करते हैं और इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आगे चल के फिर हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर आएगा। सो हम नेक्स्ट स्लाइड से डीएनए के स्ट्रक्चर को वो डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ जो है अपलोड करती रहूँ। और अब इस तरीके से मैं आप लोगों को फिर आगे चल के बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा, अब मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अब इसमें से कोई भी चीज़ याद करने वाली नहीं है। अभी तक जो मैंने करवाई इसमें से आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करनी। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि मैम इन्हीं चीज़ों को दोबारा से हमें याद करना है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक आपके पास जो भी आएगी सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन थी। आपसे गाइडन में से ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो मैं आपसे आगे चल के डिस्कस करती जाऊँगी। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के पास ऑलरेडी थी, जो गाइडन ने दोबारा से उसे रिक्रिएट करके आपको बताया है, ठीक है। सो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।